हेलो दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे उस अभूतपूर्व घटना की गहराई में उतरेंगे जिसने हाल ही में पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट की नींव को हिलाकर रख दिया। आप जानते ही हैं, जब इंटरनेशनल मार्केट में सोने जैसी चीज अचानक क्रैश कर जाए तो वो सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन नहीं होती, वो एक अलार्म होता है कि दुनिया के सिस्टम में कुछ बहुत बहुत बड़ा हो रहा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $3 ट्रिलियन। अगर इसे भारत के हिसाब से देखें तो ये करीब 2,76,00,000 करोड़ रुपए होते हैं। लिटरली मार्केट की भयंकर उथल-पुथल के बीच ग्लोबल गोल्ड और सिल्वर मार्केट से इतनी बड़ी रकम सिर्फ 60 मिनट के अंदर भाप बनकर उड़ गई। मतलब जितनी दौलत बनाने में पीढ़ियां लग जाती हैं, जो पूरे क्रिप्टो मार्केट की कुल वैल्यू के बराबर है, वो बस 1 घंटे में स्वाहा हो गई। कोई सोच भी नहीं सकता था ऐसा। तो चलिए सबसे पहले इस 2026 के फ्लैश क्रैश को डीकोड करते हैं और समझते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। इस टाइमलाइन को देखिए, ये सोने के पिछले 40 सालों के इतिहास का सबसे अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर है। जनवरी 2026 में सोना 1.8 लाख रुपए के अपने ऑल टाइम हाई पर बैठा था। फिर मिड फरवरी में ये 13.5% गिरकर 1.56 लाख पर आ गया। इसके बाद 2 मार्च को युद्ध की आशंकाओं की वजह से इसमें वापस 1.69 लाख तक का बाउंस आया। लेकिन 22 मार्च आते आते ये धड़ाम से 1.31 लाख पर आ गिरा। कुछ ही हफ्तों के अंदर इतने ऊपर से इतना नीचे का सफर। और बात सिर्फ उस 1 घंटे की क्रैश की नहीं थी। जो चीज 1 घंटे में 8% की गिरावट से शुरू हुई थी, वो स्नोबॉल बनकर लगातार 10 दिनों की भयंकर गिरावट में बदल गई। मतलब इस कीमती धातु के लिए लगातार 10 दिन तक गिरने का एक खौफनाक 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बिल्कुल अनबिलीवेबल। अब समझते हैं इस भारी गिरावट के पीछे के असली ट्रिगर्स को। आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा था? देखिए, ये कोलैप्स किसी एक वजह से नहीं हुआ था, बल्कि ये कई सारे ग्लोबल फैक्टर्स का एक परफेक्ट स्टॉर्म था। यूएस डॉलर अचानक से बहुत मजबूत हो गया, फेडरल रिजर्व में केविन वॉश का नॉमिनेशन हुआ और रूस ने वापस डॉलर बेस्ड ट्रेड शुरू कर दिया। इन सब ने मिलकर सोने की चमक को फीका कर दिया। और इसके ऊपर से ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स का बढ़ना और बड़े इंस्टीट्यूशनल निवेशकों की अंधाधुंध प्रॉफिट बुकिंग, इसने आग में घी का काम किया। और हाँ, एक और बहुत बड़ा गेम चेंजर था जापानी येन में अचानक आई मजबूती। इसके कारण निवेशकों को अपने कैरी ट्रेड को समेटना पड़ा। आप जानते ही हैं, कैरी ट्रेड में लोग कम ब्याज वाली करेंसी में उधार लेकर ज्यादा रिटर्न वाली जगह पैसा लगाते हैं। लेकिन जैसे ही येन मजबूत हुआ, लिक्विडिटी सीधे सोने जैसे सेफ हेवन एसेट्स से बाहर खिंचने लगी। इसी बीच एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिला बिटकॉइन की तरफ। क्या डिजिटल दुनिया परंपरागत सोने की जगह ले रही थी? ये डेटा देखिए, दोनों के बीच का कॉन्ट्रास्ट एकदम साफ है। एक तरफ जहां ट्रेडिशनल गोल्ड ईटीएफ से अरबों डॉलर ताबड़तोड़ बाहर निकाले जा रहे थे, ठीक उसी वक्त बिटकॉइन ईटीएफ में $2.5 बिलियन का भारी भरकम इनफ्लो आ रहा था। निवेशकों का भरोसा साफ तौर पर शिफ्ट हो रहा था। जी हाँ, जब सोना बुरी तरह लड़खड़ा रहा था, तब बिटकॉइन $1 लाख के मार्क के ऊपर एकदम चट्टान की तरह डटा हुआ था। इस मजबूती ने बिटकॉइन और गोल्ड के रेशियो को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। इन सब ग्लोबल झटकों का असर भारत पर भी पड़ना ही था। आइए भारत सरकार की 15% ड्यूटी हाइक को देखते हैं। हुआ यूं कि 13 मई को भारत सरकार ने एक बहुत ही अचानक फैसला लिया। हाल ही के बजट में जो ड्यूटी 6% की गई थी, उसे पलटते हुए सरकार ने इफेक्टिव इंपोर्ट ड्यूटी को सीधे 15% कर दिया। इसमें 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% एआईडीसी शामिल था। आसान भाषा में कहें तो जो टैक्स पहले बहुत कम था, वो रातों रात आसमान छूने लगा। जाहिर है, इस अचानक ड्यूटी हाइक का असर दलाल स्ट्रीट पर तुरंत हुआ। एक जबरदस्त पैनिक और क्रूअल सेल ऑफ देखने को मिला। टाइटन कंपनी के शेयर 6.85% लुढ़क गए। कल्याण ज्वेलर्स 5.8% नीचे आ गया और सेंको गोल्ड में भी 3.4% की गिरावट दर्ज की गई। मार्केट को डर था कि डिमांड बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसके बाद आई पीएम मोदी की एक बेहद अर्जेंट अपील, और ये सच में एक अभूतपूर्व कदम था। सरकार सिर्फ टैक्स बढ़ाकर नहीं रुकी, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे नागरिकों से अपील की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित और विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने के लिए अगले 1 साल तक सोने की खरीद और विदेशी यात्राओं जैसे खर्चों को रोक दें। ग्लोबल अस्थिरता को देखते हुए देश के खजाने को बचाने के लिए ये एक सीधा संदेश था। अब अगर हम इसके पीछे के डेटा को देखें तो ये अपील पूरी तरह से लॉजिकल लगती है।
वित्त वर्ष 2026 का सोने का इंपोर्ट बिल $72 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। इससे हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पर जबरदस्त प्रेशर आ रहा था। वेस्ट एशिया में टेंशन बढ़ रही थी, तो ऐसे में देश के लिए ईंधन और रक्षा जरूरतों के लिए अपने फॉरेक्स रिजर्व को बचाना सबसे पहली प्रायोरिटी बन गया था। तो इन सब के बाद 2027 के लिए एक्सपर्ट्स का क्या आउटलुक है? क्या सोना वापस कमबैक करेगा? देखिए, इतनी वॉलेटिलिटी के बावजूद एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2027 तक घरेलू कीमतें 1.2 लाख से 1.6 लाख के बीच सेटल हो जाएंगी। जेपी मॉर्गन ने अभी भी अपना $8,000 प्रति ऑन्स का लॉन्ग टर्म टारगेट बरकरार रखा है, और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक जो लगातार सोना खरीद रहे हैं, उससे भी कीमतों को एक सॉलिड सपोर्ट मिल रहा है। खैर, एक्सपर्ट्स की सलाह यही है कि घबराकर एसेट को पूरी तरह ना छोड़ें, बल्कि 8 से 12.5% रिटर्न वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डाइवर्सिफाई करके एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाएं। तो कुल मिलाकर 2026 के इस क्रैश ने हमें एक बहुत बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या सेफ हेवन की परिभाषा हमेशा के लिए बदल गई है? क्या सोने ने सच में डिजिटल एसेट्स के सामने अपना ताज खो दिया है, या फिर इसके हजारों सालों के इतिहास में ये क्रैश सिर्फ एक छोटा सा हिचकोला है? खैर, इसका असली जवाब तो वक्त ही देगा। आपको क्या लगता है? सोचिएगा जरूर।